प्रधानमंत्री मोदी आज 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति वर्चुअली जुड़ेंगे। अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की उम्मीद। इस बार शिखर सम्मेलन का विषय इंट्रा ब्रिक्स निरंतरता, एकजुटता और सहमति के लिए सहयोग है। भारत सीमा पार से आतंकवाद का भी मुद्दा उठा सकता है। 10 महीने बाद आज ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। एलएसी पर गतिरोध के बाद आखिरी बार नवंबर 2020 में वर्चुअली एक साथ जुड़े थे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिना नाम लिए भारत का तालिबान सरकार पर पहला बयान। संयुक्त राष्ट्र में शांति की संस्कृति पर आयोजित बैठक में भारत ने कहा, वैश्विक महामारी में भी असहिष्णुता, हिंसा और आतंकवाद में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूस के एनएसए के साथ बैठक में अफगानिस्तान संकट पर चर्चा हुई। रूस के एनएसए ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। तालिबान को लेकर चीन का बड़ा बयान। कहा, तालिबान की नई अंतरिम सरकार ने अफगानिस्तान में अराजकता को खत्म किया। साथ ही दोहराया कि उसे उदार, विवेकपूर्ण घरेलू और विदेशी नीतियों का पालन करना चाहिए। अफगानिस्तान में बड़ी बगावत। सभी अफगानी राजदूतों ने नई तालिबानी सरकार को मानने से इनकार किया। कहा, दूतावास इस्लामिक रिपब्लिक कानून के मुताबिक ही काम करेंगे। पंजशीर में अब भी तालिबान को कड़ी टक्कर देने का दावा करने वाले नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने नई सरकार को अवैध बताया। दुनिया के देशों से तालिबानी सरकार को मान्यता न देने की अपील की। तालिबान सरकार ने कामकाज संभालते ही नई पाबंदियां लगाई। नए नियम के मुताबिक प्रदर्शन करने के लिए सरकार से कानूनी मंजूरी लेनी होगी। सभी जानकारी भी देनी होगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। अफगानिस्तान में बदख्शां की राजधानी फैजाबाद में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। एनआरएफ के समर्थन में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को तालिबानियों ने जमकर पीटा। तालिबान की सरकार के ऐलान के बाद सड़कों पर उतरी महिलाएं अपने अधिकारों की मांग को लेकर लगाए नारे। कहा, महिलाओं के बिना कैबिनेट असफल। तालिबानियों ने महिलाओं पर कोड़े बरसाए। अफगानिस्तान के तालिबानी शिक्षा मंत्री अब्दुल हक्कानी का बेतुका बयान। कहा, पीएचडी या मास्टर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। तालिबानी तो उसके बिना ही ताकतवर है और यहां तक पहुंचे हैं। अफगानिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानों से माफी मांगी। एक माफीनामा भी जारी किया। देश छोड़ते समय पैसे लेकर भागने के आरोपों को खारिज किया। कहा, यूएन की जांच के लिए हाजिर हूं। तेहरान टाइम्स के सूत्रों के हवाले से खबर। कब्जे के बाद तालिबान ने अहमद शाह मसूद के मकबरे को तोड़ा। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद के पिता थे अहमद शाह मसूद। पाकिस्तान की अगुवाई में अफगानिस्तान के पड़ोसी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। चीन ने नई तालिबान सरकार के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। 30 लाख वैक्सीन डोज भी देगा चीन। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, अफगानिस्तान की नई वास्तविकता को देखने के लिए दुनिया को अपना पुराना नजरिया छोड़ना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने तालिबान की तरफदारी की। कहा, तालिबानी सबके साथ इंसाफ करेंगे, मानवाधिकार उल्लंघन को रोकेंगे और इस्लामी उसूलों को पर बेहतर हुकूमत चलाएंगे। फारूक अब्दुल्ला से अलग पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तालिबान से मांग की है कि वो महिलाओं को पूरे अधिकार और सम्मान दे। ऐसा नहीं हुआ तो ये दुनिया के लिए बड़ी चिंता की बात है। तालिबान पर फारूक अब्दुल्ला के बयान के विरोध में जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की मांग, तालिबान और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले नेताओं को पाकिस्तान भेजा जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा, अफगानिस्तान में आतंकियों की सरकार बनने से दुनिया में गलत संदेश गया है। इंसानियत पर बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। और अब कुछ और खबरें देख लेते हैं विस्तार से, फटाफट अंदाज में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जोरहाट के नीमती घाट पर 2 नाव टकराई। एक महिला प्रोफेसर की मौत, 42 लोग बचाए गए, 50 से ज्यादा लापता। एनडीआरएफ एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात की। नाव हादसे की पूरी जानकारी दी, हर संभव मदद का भरोसा दिया।
यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी में नाव डूबने से 6 लोगों की मौत। नाव पर कुल 12 लोग सवार थे। विंध्याचल मंदिर में दर्शन के लिए रांची से आया था परिवार। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी आज उम्मीदवार घोषित कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिनेश त्रिवेदी समेत कुल 6 नाम केंद्र को भेजे गए। त्रिवेदी हाल में ही दीदी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ सीपीएम ने श्रीजीव विश्वास को मैदान में उतारा। ममता बनर्जी शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार को चिट्ठी लिखी। कहा 61 बीजेपी नेताओं को उचित सुरक्षा दे राज्य सरकार। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल। बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला। किसी के घायल होने की खबर नहीं। अर्जुन सिंह ने कहा मेरी हत्या की जा सकती है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हमले की निंदा की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की 3 दिवसीय यूपी दौरे का आज आखिरी दिन। बाराबंकी में किसी निजी जगह पर सभा करेंगे। प्रशासन ने रैली की इजाजत नहीं दी है। यूपी के सुल्तानपुर में सम्मेलन के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। कहा सभी पार्टियों ने मुसलमानों को से वोट लेने का काम किया, लेकिन किसी ने उनका विकास नहीं किया। हमारा मकसद मुस्लिम समाज का विकास करना है। बीजेपी ने 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए। यूपी बीजेपी के प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल, अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे को सह प्रभारी की जिम्मेदारी। यूपी में बीजेपी चुनाव का सह प्रभारी बनाए जाने पर अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम मोदी का जताया आभार। बोले पीएम की अगुवाई में 2022 में फिर कमल खिलेगा। यूपी जीतने के लिए बीजेपी ने यूपी को 6 जोन में बांटा। पश्चिमी यूपी, ब्रज, अवध, कानपुर, गोरखपुर और काशी के लिए बनाए संगठन प्रभारी। यूपी में 11 सितंबर से बीजेपी चलाएगी बूथ विजय अभियान। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। 5-6 बूथों को मिलाकर बनेगा एक शक्ति केंद्र। बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी का मायावती पर निशाना। कहा मायावती बताएं जब सीएम थी तब ब्राह्मणों का कितना भला किया। सितंबर में 2 बार यूपी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 26 सितंबर को लखनऊ में अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। अलीगढ़ में 14 सितंबर को पीएम मोदी जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। दीपावली पर अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में रामलीला का मंचन देख सकते हैं पीएम। सूत्रों के हवाले से खबर, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया। यूपी से लड़ सकती हैं विधानसभा का चुनाव। आगरा की मेयर रह चुके हैं। राजनीति से ही जुड़ी हुई कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब का चुनाव प्रभारी बनाया। उत्तराखंड के लिए प्रहलाद जोशी, गोवा के लिए देवेंद्र फडणवीस और मणिपुर के लिए भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड के विधायक प्रीतम सिंह पवार बीजेपी में हुए शामिल। 2017 में धनौल्टी से निर्दलीय विधायक चुने गए। उससे पहले 2002 और 2012 में यमुनोत्री से उत्तराखंड क्रांति दल से विधायक रहे थे। राजस्थान बीजेपी में फटा लेटर बम। पार्टी के सीनियर विधायक और पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल ने आलाकमान को लिखी चिट्ठी। गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ विधायक दल की बैठक में निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया को केंद्र सरकार ने Z+ सुरक्षा दी। कुछ दिन पहले ही शिवसेना सांसद भावना गवाली के समर्थकों ने उन पर हमला किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। शाम की आरती में भी शामिल होंगे। कल जम्मू में जनसभा को संबोधित भी करेंगे राहुल। अब झारखंड से भी उठी जातीय जनगणना की मांग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है। झारखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की नमाज के लिए कमरा अलॉट करने पर सियासी कोहराम लगातार जारी। बीजेपी ने किया रांची में प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पानी की बौछारें भी हुई।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाया। प्रदेश भर में 1 महीने से प्रदर्शन जारी। आज फिर कई जिलों में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की। यूपी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का करीबी प्रधान चंदन तिवारी भदोही से गिरफ्तार। पुलिस को चकमा देकर भाग निकला विधायक का बेटा विष्णु मिश्रा। पुलिस को कई मामलों में विधायक के बेटे की तलाश। आज बिहार की राजधानी पटना जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो संघ कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज पटना में पार्टी की अहम बैठक बुलाई। संगठन में हो सकता है फेरबदल। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की। पिता रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर आने का दिया न्यौता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज राजस्थान के बाड़मेर में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन करेंगे। पाकिस्तान बॉर्डर के पास बनी है हवाई पट्टी। बाड़मेर दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एमआरएसएम मिसाइल को वायुसेना के जंगी बेड़ों में शामिल करेंगे। आसमान में दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को मार गिराने में सक्षम है मिसाइल। देश की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने स्पेन की C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इंडियन एयरफोर्स के लिए कुल 56 विमान खरीदे जाएंगे। 16 रेडी टू फ्लाई मोड में स्पेन से आएगा, जबकि 40 विमान भारत में ही बनेंगे। अब खबरें किसान आंदोलन से जुड़ी। करनाल में किसानों और डीएम के बीच करीब 3 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही। मिनी सचिवालय पर किसानों का धरना जारी रहेगा। 28 अगस्त को लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन करने वाले किसान एसडीएम आयुष सिन्हा पर हत्या का केस चलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हरियाणा सरकार एसडीएम पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं, आखिर क्यों बचा रही है। मांगे न मानने तक धरना जारी रहेगा। करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा, पूरे मामले की जांच कराने के लिए तैयार है, लेकिन बिना जांच किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं कर सकते। करनाल में धारा 144 लागू है। किसानों के प्रदर्शन पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा, टकराव की स्थिति से सरकार और किसानों को बचना चाहिए, जल्द हल निकाला जाना चाहिए। करनाल में किसानों के विरोध के बीच योगेंद्र यादव का बयान। बोले, चुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे। किसानों के मुद्दे पर किसी पार्टी के खिलाफ राजनीति करने में कोई बुराई नहीं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अहम बैठक में रबी की 6 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला। 2022-23 के लिए 1 क्विंटल गेहूं की न्यूनतम कीमत 2015 रुपए हुई। चना 5230 रुपए तो मसूर 5500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 39,000 नए केस सामने आए। 369 लोगों की मौत। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 70 करोड़ 75 लाख के पार। सुप्रीम कोर्ट का घर घर कोरोना टीकाकरण की अर्जी पर सुनवाई से इनकार। कहा, सुप्रीम कोर्ट वैक्सीनेशन अभियान की निगरानी कर रहा है। देश में सही चल रहा है टीकाकरण। कोरोना के खतरे के बीच दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर गणेश चतुर्थी के आयोजन पर रोक। टेंट और पंडालों में प्रतिमा स्थापित नहीं होंगी। डीडीएमए ने गाइडलाइन जारी की। मुंबई में बीएमसी ने गणपति पंडालों को ऑनलाइन दर्शन कराने के इंतजाम के निर्देश दिए। गुजरात में गणेश उत्सव और नवरात्रि में डीजे और म्यूजिक बैंड बजाने की मंजूरी। और अब दूसरी बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में पूर्व सांसद, विधायक समेत 10 लोगों के खिलाफ आज आरोप तय होंगे। भड़काऊ भाषण के जरिए सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप। यूपी के काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। वाराणसी की अदालत ने सर्वे करने का दिया था निर्देश। एनआईए की चार्जशीट में एंटीलिया विस्फोट मामले में बड़ा खुलासा। सचिन वजे ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को मनसुख की हत्या की सुपारी दी थी। वसूली के पैसों का इस्तेमाल किया था। एनआईए की चार्जशीट में परमबीर सिंह का नाम नहीं, जबकि इसी चार्जशीट के मुताबिक परमबीर पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। रिपोर्ट में छेड़छाड़ के लिए साइबर एक्सपर्ट को परमबीर ने 5 लाख रुपए दिए थे। मुंबई के एंटीलिया केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक का एनआईए पर परमबीर सिंह को बचाने का बड़ा आरोप। कहा, अनिल देशमुख और सचिन वजे को फंसाने के बदले में परमबीर का चार्जशीट में नाम नहीं डाला गया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।